हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नॉलेज हंटर पे। फ्रेंड्स, हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 में तीन टाइप के पॉल्यूशन पढ़ेंगे। एक होगा वेस्ट, एक होगा ई वेस्ट और एक होगा सॉलिड वेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से, जो कि हमको ये पढ़ना है। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को समझने से पहले हमको समझना होगा रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए इस तरीके से समझिए आप कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि यूरेनियम हो गए, थोरियम हो गया, ठीक है, रेडियम हो गया, ठीक है ना, और इसी टाइप के अन्य एलिमेंट्स जो कि थोड़े रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि इस यूरेनियम का, इस थोरियम का, इस रेडियम का और इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। न्यूक्लियस बड़ा होने से मतलब क्या है कि आपको पता होगा एटम होता है, एटम के जो आउटर शेल होते हैं और जो बाहरी वाला इलाका होता है न्यूक्लियस को छोड़कर, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस को छोड़कर जो बाहरी वाला इलाका होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, रैंडम पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन इस न्यूक्लियस में दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन करके जो है पूरे न्यूक्लियस में भरा रहता है सब कुछ, ठीक है, ऐसे करके खूब ढेर सारी चीज़ें भरी रहती हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो ये सब चीज़ें भर जाती हैं इसके अंदर। तो आपको एक चीज़ जो याद रखनी है इसमें ये है कि जब ये नंबर में ज़्यादा हो जाते हैं न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब नंबर में ज़्यादा हो जाते हैं, तब क्या होता है कि आपस में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स जो कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन में होता है, वो कमज़ोर पड़ने लग जाता है। क्योंकि अब ये न्यूक्लियस बड़ा हो गया, तो अब ये न्यूक्लियस में क्षमता नहीं है कि इनके अंदर के जो प्रोटॉन है, इनके अंदर के जो न्यूट्रॉन है, उनको एक साथ रख सके। तब क्या होगा कि ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है, ये इस न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकलना चालू कर देंगे। और इसी टाइप के प्रोसेस को जब ये सब चीज़ें बाहर निकलना चालू हो जाती हैं, तब इस टाइप के प्रोसेस को जब इसका न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, ठीक है, ये सब निकलना चालू हो जाते हैं बाहर, तो इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो रेडियो एक्टिविटी को हम लोग एक स्पॉन्टेनियस इमिशन मान सकते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो अपने आप होता हो, और एमिशन मतलब कि निकलना। तो क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा हो गया और वो होल्ड नहीं हो पा रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और गामा रेज, ये तीनों चीज़ें जो हैं न्यूक्लियस से निकलती रहती हैं। और इनको हम लोग जो है अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जब न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकलता है तो उसको अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। और आपको पता है कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं होता जो निकलेगा, न्यूट्रॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में, वो ऐसे ही नहीं निकलता। ये न्यूट्रॉन जो है ना, ये दो चीज़ों में टूट जाएगा, एक में टूट जाएगा प्रोटॉन में, एक में टूट जाएगा इलेक्ट्रॉन में। तो क्या होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सम तो न्यूट्रॉन ही होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है तो प्रोटॉन तो इसी न्यूक्लियस में रह जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है बाहर, तो उस रेडिएशन को हम लोग बीटा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, बीटा पार्टिकल बोलते हैं। और जब इस न्यूक्लियस से एनर्जी निकलती है, तब उसको हम लोग गामा रेज बोलते हैं, जो कि हार्मफुल रेज होते हैं, शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो तीन टाइप के रेडियो एक्टिव मटेरियल से हमको जो है देखने मिलता है तीन टाइप का एमिशन। एक होगा अल्फा पार्टिकल एमिशन, एक होगा बीटा पार्टिकल एमिशन, एक होगा गामा रे का एमिशन। तो अल्फा पार्टिकल होता है प्रोटॉन के थ्रू, बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और गामा रे जो होती हैं वो तब निकलती हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन या फिर किसी पार्टिकल को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वो एनर्जी वापस रिलीज करते हुए लोअर स्टेट पे आता है। तो ये तो थोड़ा सा आपका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हो गया, मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा पढ़ने वाला होता है। तो इसमें बेसिकली आपको याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियस के टूटने की वजह से हमको देखने मिलती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब टूटते हैं आपस में और निकल के बाहर आते हैं, तो उसकी वजह से जो रेडियो एमिशन होता है पार्टिकल्स का, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। दिस मच यू हैव टू रिमेंबर। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, तो रेडियम, थोरियम और यूरेनियम होता है। और इससे जो पॉल्यूशन कॉज होता है, क्योंकि जब ये एमिशन होता है ना इन पार्टिकल्स का, तो ये पार्टिकल्स हार्मफुल होते हैं हमारे नेचर के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो उसके लिए जो है इस टाइप के पॉल्यूशन को हम लोगों ने रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का नाम दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये कितने टाइप के रेडिएशन पार्टिकल होते हैं, कितने टाइप के पार्टिकल होते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी के थ्रू बाहर आते हैं? तो तीन टाइप के पार्टिकल होते हैं। एक होता है अल्फा पार्टिकल, एक होता है बीटा पार्टिकल, एक होता है गामा रे। तो सबसे पहले समझते हैं अल्फा पार्टिकल क्या है। तो जब न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकलता है, तो प्रोटॉन के निकलने वाले पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और ये जो अल्फा पार्टिकल हैं, इनको बेसिकली अगर आप ब्लॉक करना चाहें, इनकी रेडिएशन से बचना चाहें, तो आप पेपर लगा दीजिए या फिर ह्यूमन स्किन को सामने रख दीजिए। तो ह्यूमन स्किन और पेपर को जो है ये अल्फा पार्टिकल
तोड़ करके बाहर नहीं आ सकते, मतलब कि ह्यूमन स्किन और पेपर में इतनी ताकत होती है कि वो अल्फा पार्टिकल्स को रोक सके। बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं, हमने तो बात की थी कि न्यूक्लियस टूटता है, तो आंसर है हाँ न्यूक्लियस टूटता है, लेकिन आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन क्या करता है, उसी न्यूक्लियस में 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक न्यूट्रॉन जो है वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। कैसे टूटता है, प्रोटॉन में, और प्रोटॉन के साथ साथ वो टूटता है एक इलेक्ट्रॉन में। तो अब ये इलेक्ट्रॉन में भी टूट गया, एक प्रोटॉन के नंबर में भी टूट गया। तो अब इस प्रोटॉन के साथ क्या होता है, ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रह जाता है। तो जब ये न्यूट्रॉन टूटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तब क्या हुआ, 2 चीजें निकल के आई, एक आया प्रोटॉन एक आया इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रह जाता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन एमिट होता है बाहर, मतलब बाहर की तरफ निकलता है एटम से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसको हम लोग बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो कि न्यूक्लियस में से ही आया है, उसके सेल के आउटर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस से ही निकल रहा है। तो न्यूट्रॉन ब्रेक इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको पेपर या स्किन से ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इनको ब्लॉक करने के लिए आपको थोड़ा मोटा मटेरियल चाहिए, चाहे वो ग्लास हो और एक मेटल हो। तो ग्लास और मेटल जो है बीटा पार्टिकल्स को इजीली ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है गामा रेस। तो गामा रेस क्या होते हैं, गामा रेस वो रेज होते हैं जो अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है या फिर एक कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास हाई एनर्जी है वो लोअर लेवल पे आती है अपनी एनर्जी को छोड़ते हुए, चाहे उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई हो, चाहे उसकी फ्यूजन की एनर्जी कम हो गई हो। तो ये सब जितनी चीज़ें होती हैं, जब उसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी रिलीज करते हुए आते हैं, कोई भी पार्टिकल हो, वो चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो एनर्जी रिलीज करता है तो उसके थ्रू जो गामा जो रेज निकलती है उनको हम लोगों ने नाम दे रखा है गामा रेज। ये हाई फ्रीक्वेंसी रेज होती हैं, हाई एनर्जी रेज होती हैं, ठीक है। इनका जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो जाहिर सी बात है इस रे में एनर्जी ज़्यादा होगी और ये डैमेज कॉज कर सकेगी ह्यूमन स्किन को, सेल्स को। पर इनको ब्लॉक छोटे मोटे मटेरियल्स नहीं कर सकेंगे, जैसे कि ग्लास और मेटल। इनको ब्लॉक करने के लिए एक कंक्रीट मास चाहिए, ठीक है। तो बड़े कंक्रीट पीस के थ्रू इसको ब्लॉक किया जा सकता है गामा रेज को। तो गामा रेज बेसिकली एक हार्मफुल रेडिएशन है जो कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से आती है। तो इनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के, तो कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं, कुछ मैन मेड सोर्सेज हैं। तो नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो स्पेस के अंदर कॉस्मिक रेज बहुत ढेर सारी होती हैं। तो कॉस्मिक रे एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल रे है जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कॉज कर सकती है। उसके बाद क्या है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, आपको पता होगा कि अर्थ की सॉइल में से रेडॉन निकलता है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो ज़मीन होती है उसके ऊपर जो सॉइल होती है उसमें से कुछ चीज़ें निकलती रहती हैं। तो वो कहाँ से निकलती हैं, तो कुछ रेडियो न्यूक्लाइड्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में या फिर अर्थ की क्रस्ट में। उन रेडियो न्यूक्लाइड से जो है रेडिएशन निकलती रहती है। तो किस फॉर्म में रेडिएशन निकलती है, तो रेडॉन क्या है, रेडॉन जो है एक टाइप का आपको रेडियो एक्टिव मटेरियल देखने मिलता है। आपने इसको एयर पॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो ये जो रेडॉन है ये निकलता है, तो इससे जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है। फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके थ्रू जो है रेडिएशन देखने मिलता है। तो जो सी में ऑयस्टर्स होते हैं जो कि पर्ल बनाते हैं, मोती बनाते हैं, वो जिंक 65 को अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करते हैं जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। फिश जो है 55 आयरन को जो है एक्यूमुलेट करती है जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। मरीन एनिमल्स जो है डिपॉजिट करते हैं स्ट्रोंटियम 90 को, ठीक है, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और भी जो नेचुरल सोर्सेज के थ्रू हमको देखने मिलते हैं वो रेडियम हो गया, रेडियम 224, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 भी होता है, थोरियम 232, पोटेशियम 40, कार्बन 14 एटसेट्रा, आयोडीन 131 भी है। इस तरीके से करके खूब सारे सोर्सेज हैं। फिर मैनमेड सोर्सेज भी कुछ हैं, जैसे कि जो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन हम लोग बुलाते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब्स। और कुछ न्यूक्लियर मटेरियल को जब लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसकी लीकेज की वजह से भी, ठीक है, डिस्पोजल जो हम लोग करते हैं न्यूक्लियर वेस्ट का, तो वहाँ पे भी जो है हमें देखने मिलेगा कि मोटा सोर्स होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का। यूरेनियम की जब माइनिंग करते हैं तो वहाँ से भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। रेडिएशन थेरेपी का जब इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के थ्रू किसी की थेरेपी करते हैं, किसी चीज़ की थेरेपी करते हैं, इलाज करते हैं, तो वहाँ से भी जो है हमको देखने मिलता है कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है। फिर 2 टाइप के रेडिएशन होते हैं, एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। दोनों को पढ़ते हैं और उनके इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे।
तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन वो होते हैं। अब आयनाइजिंग का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इस सब्सटेंस के पास अपने अपने एटम होंगे, ठीक है, अब इसके ऊपर कोई रेडिएशन पड़ती है, मान लीजिए ऊपर से कोई रेडिएशन है इस पर पड़ी, तो इस रेडिएशन पड़ने से अगर इसके जो एटम्स हैं, ये जो मोटे मोटे एटम्स हैं, इनमें से कोई चीज़ छिटक के बाहर निकल जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, अगर वो चीज़ छिटक के बाहर निकल जाती है, इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये इसको आयनाइज कर दे रहा है, जो रेडिएशन आ रही है ये इसको आयनाइज कर दे रही है, इसके ऊपर कोई चार्ज ला दे रही है, ठीक है। तो और इस केसेस में क्या होता है, ये आयनाइजिंग रेडिएशन हो जाएगी अगर इस पर कोई चार्ज आ गया तो। और अगर चार्ज नहीं आता, सिर्फ इस रेडिएशन को ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये इस सब्सटेंस के लिए हार्मफुल भी हो जाता है, तो उस टाइप की रेडिएशन को हम लोग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो रेडिएशन आ रही है वो इस सब्सटेंस को आयनाइज नहीं कर पा रही है, इसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं करा पा रही है। इससे एग्जाम्पल क्या है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, ठीक है, ये क्या करती है, ये शॉर्ट वेव रेज होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बीच में आती हैं, ना ही इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ना ही इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ये दोनों ही चीज़ें इनकी मीडियम होती हैं, ठीक है। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर लो होती है, यानी कि किसी चीज़ के अंदर ये पेनिट्रेट करके घुस नहीं सकती, मतलब आर पार नहीं हो सकती इसके, ठीक है, ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है पर इसको आर पार करके जो है घुस नहीं सकती, ठीक है ना। अब ये उन सेल्स को ही डैमेज करती हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, जो कि इनको एब्जॉर्ब करें, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये उस मैटर को अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो ये बेसिकली किनको किनको करती हैं इम्पैक्ट, तो वो हमारी ह्यूमन सेल्स हो गई, स्किन हो गई, जिसकी वजह से हमको सनबर्न देखने मिलता है। तो आपने सुना होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज आर हार्मफुल फॉर द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, बिकॉज दे कैन कॉज स्किन कैंसर। तो वो यही अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ठीक है। बेसिकली यूवी रेज को तो ब्लॉक कर लेता है ओजोन लेयर, लेकिन कुछ यूवी रे फिर भी पहुंच जाता है अर्थ पे, ठीक है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन हमने पढ़ लिया है, क्या होता है कि जो रेडिएशन आए और उसकी वजह से जो है कुछ उसमें से टूट के निकले माइक्रो मॉलिक्यूल्स टूट जाएं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टूट जाएं उसकी रेडिएशन की पावर की वजह से, जो बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाएं या फिर उनका आयनाइजेशन हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड आयनाइजिंग रेडिएशन। इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है, मतलब कि ये सब्सटेंस को चीर के बाहर में निकल सकती हैं, मतलब कि ये पेनिट्रेट करके घुस करके बाहर निकल सकती हैं, यहाँ से रेडिएशन निकली तो इस सब्सटेंस को पास करके बाहर निकल सकती है, ठीक है। दिस इज हैविंग अ हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इसके एग्जाम्पल ग्रुप में आपको एक्सरे देखने मिलेगा, कॉस्मिक रे देखने मिलेगा, एटॉमिक रेडिएशन देखने मिलते हैं। एटॉमिक रेडिएशन वही जो रेडियो एक्टिविटी हमको देखने मिलती है। रेडियो एक्टिविटी मतलब कि न्यूक्लियस में से जब अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज निकलते हैं तो वहाँ से जो एनाइजिंग रेडिएशन है वो हमको देखने मिलता है। एक्सरेज और कॉस्मिक, एक्सरेज जो है हम लोग जो एक्सरे का सहारा लेते हैं अपने ह्यूमन बॉडी को फिगर आउट करने के लिए, हड्डियों को, वो वाली एक्सरे की बात कर रहे हैं। कॉस्मिक रेज जो कि स्पेस में मौजूद होती हैं और भी नेचुरल तरीक़ों से पैदा होती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आयनाइजिंग रेडिएशन की एग्जाम्पल हो गई। ये मॉलिकुलर डैमेज करती हैं क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, और ये इमीडिएट यानी कि शॉर्ट रेंज या और डिलेड यानी कि लॉन्ग रेंज इफेक्ट कॉज कर सकती हैं। इमीडिएट इफेक्ट से मतलब है कि शॉर्ट रेंज इफेक्ट्स इनमें क्या क्या आता है कि आपके शरीर कुछ ऐसा जल जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, आपकी टिश्यूज डेड हो जाएंगी, आप मर भी सकते हो तुरंत के रूप में। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज इफेक्ट्स। फिर लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स में क्या क्या आता है, आप म्यूटेशंस का सामना करना पड़ सकता है आपको, आपकी बॉडी में ट्यूमर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, आपकी जो लाइफ स्पैन है जीवन वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, आपके अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे, यानी कि जैसे आप जो है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपको ऐसे चेंजेस का देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मल बॉडी में नहीं देखने मिलता। तो ये सब जो है लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स हो गए। शॉर्ट रेंज इफेक्ट्स में डेथ हो सकती है, आपकी टिश्यूज डेड हो सकती है, यही सब। म्यूटेटेड जीन होता है, ये एक बहुत ख़राब इफेक्ट है कि जब आपको आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि गामा रेज या फिर ऐसा कोई भी रेज आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाता है, लंबे समय तक एक्सपोज कर जाता है, तो ये आपके आने वाले बच्चे पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि ये आपकी जीन को बदल देता है, आपके जेनेटिक मटेरियल को बदल देता है, ठीक है। इसकी वजह से आपका एम्ब्रोयो, फीटस, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, बोन मैरो और जो गैमेट फॉर्मिंग सेल है यानी कि शुक्राणु, और फीमेल्स में भी जो ओवरीज में जो फॉर्म होता है ओवम, उन सभी पे जो है इम्पैक्ट डालता है ये आयनाइजिंग रेडिएशन। तो एक तरीके से जो है ह्यूमन लाइफ के और ह्यूमन एंसेस्ट्री को ख़त्म करने का मादा रखता है ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। जैसे कि हम लोग जापान में देख ही चुके हैं क्या बुरा हाल है वहाँ पे। कंट्रोल मेजर्स के लिए क्या क्या है कि भैया न्यूक्लियर, जो आप बोलते हो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करो कि वॉर में वो चीज़ ख़त्म हो जाए, वेपन्स को बनाना ख़त्म कर दो। अगर किसी भी तरीके से एक्सपोजर हो रहा है इनका तो उसको ख़त्म किया जाए, इनको मॉनिटर किया जाए, सेफ्टी मेजर्स लिए जाएँ ताकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उनको चेक में रखा जा सके।
सेफ डिस्पोजल हो, यानी कि अगर इनका यूज़ हो गया है अभी इनका कोई यूज़ नहीं हो सकता, तो इस रेडियो एक्टिव वेस्ट को जो है डिस्पोज सही तरीके से किया जाता है कि एक्सपोज ना हो सके किसी भी चीज़ को लेकर के ये। अब देखते हैं ई वेस्ट क्या है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मैंने डिस्कस कर लिया। ई वेस्ट बेसिकली उस टाइप के वेस्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से आते हैं। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया है, जैसे पंखे हो गए, ठीक है, और भी जो चीज़ होती है, जैसे पंखा हो गया आपका, ये कूलर हो गया, जिनमें आपको देखने मिलेगा कि बिजली से चलते तो हैं पर ये स्मार्ट नहीं होते, ठीक है, इनके अंदर कोई बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में बात करें तो इसमें आपका मोबाइल फोन आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, ठीक है, जिनमें एक लेवल की स्मार्टनेस है, एक लेवल की टेक्नोलॉजी है जो कि अपने आप पे काम कर सकती है, एक रोबोटिक फीचर है उसमें, ठीक है। तो कुल मिला करके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्कार्डेड मटेरियल्स हैं जिनको छोड़ दिया गया है, तो जैसे कि कंप्यूटर हो गए, फ़ैन हो गए, मोटर हो गए, फ़ोन हो गए, होम अप्लायंसेस हो गए, ऑडियो और वीडियो प्रोडक्ट्स हो गए, और जो बाकी फेरिफेरल्स होते हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया, तो दे आर इंक्लूडेड इन ई वेस्ट। ये हजार्डस होते हैं, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को अगर इनको रिसाइकल ना किया गया या फिर ट्रांसपोर्ट ना किया गया उस जगह से। तो इनको जो है रिसाइकल किया जाता है, पर अगर इनको प्रिमिटिव मेथड के थ्रू, यानी कि पुराने मेथड के थ्रू रिसाइकल किया जाएगा तो ये हजार्डस हो जाएंगे, तो भी ये पॉल्यूशन कॉज करेंगे और अफेक्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी को। तो ई वेस्ट जो होते हैं इनके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट होता है जिसकी वजह से ये हजार्डस होते हैं। अब कौन कौन से टॉक्सिक एलिमेंट है, इनमें से हर एक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा जा चुका है एक बार प्रीलिम्स में। तो एक हो गया लेड, कैडमियम, बेरियम, बेरिलियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, मरकरी, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स जिसको BFRs भी बोलते हैं, टोनर्स, फॉस्फर एंड इट्स एडिटिव्स। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर ई वेस्ट इंडिया के लिए पर्सपेक्टिव से देखें तो एक रिपोर्ट आई थी जो कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2014 ने निकाला था, जिसमें बताया गया था कि 2014 में इंडिया में 17 लाख टन ई वेस्ट का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। इनमें से कुछ 3 टॉप की सिटीज़ हैं, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर। टॉप 5 में चौथे नंबर पे जो है चेन्नई आता है और 5वें पे कोलकाता आता है। तो आपको ये 5 शुरुआत के याद कर लेने हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं MDBCK, ठीक है, MDBCK, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स MDBCK, ठीक है। फिर आता है कि जो भी रिसाइकलिंग होती है वो बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स में की जाती है। अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स यानी कि जिनको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया या फिर उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे रिसाइकलिंग हो सके। तो जो रिसाइकलिंग होती है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे या फिर उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स के साथ नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो है हजार्डस हो जाता है, ये डेंजरस हो जाता है उन लोगों के लिए भी जो कि इसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, बिकॉज दे यूज़ प्रिमिटिव मेथड्स। प्रॉपर एजुकेशन देनी ज़रूरी है, अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, और ऐसी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी लानी ज़रूरी है जिससे रिसाइकलिंग हो सके। तो ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। इंडिया में काफ़ी ख़राब कंडीशन है रिसाइकलिंग को लेकर के, ई वेस्ट के। तो और इतना ही नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स जो हैं जो कि स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, और लार्ज लेवल पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि इसके लिए काम कर रहा है, इनको एक ही चेन में लाना पड़ेगा ताकि और बेहतर तरीके से जो है रिसाइकलिंग प्रोसेस हम लोग कैरी आउट कर सकें। क्योंकि अगर अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट और ऑर्गेनाइज्ड यूनिट अलग अलग काम करेंगे तो वो एक प्रोफिशिएंसी नहीं आ पाएगी हमारे रिसाइकलिंग के सिस्टम में। अब हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है? ये ई वेस्ट से ज़्यादा अलग नहीं है। ई वेस्ट जो है बेसिकली एक कैटेगरी है सॉलिड वेस्ट की, ठीक है। तो क्या होता है कि अब आपको पता होगा सॉलिड वेस्ट क्या है। सॉलिड वेस्ट कोई भी गार्बेज है, कोई भी रिफ्यूज़ है, कोई भी स्लज है। स्लज मतलब कि जिसमें सॉलिड वेस्ट और थोड़ा सा पानी की मात्रा दोनों मिली हुई हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड स्लज, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो कोई भी गार्बेज, कोई भी रिफ्यूज़, कोई भी स्लज जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकल के आए, यानी कि आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो पता ही होगा क्या होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो होता है जैसे कि हमारे जो सीवर्स जाते हैं, तो सीवर्स के थ्रू जो चीज़ निकल के जाती है, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है उस पानी का, फिर उसमें से जो साफ़ पानी है उसको अलग पर्पजेस के लिए निकाल लिया जाता है, जो वेस्ट होता है उसको हटा दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो जो वहाँ से वेस्ट निकलता है उसको हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं। अब ये सॉलिड वेस्ट सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, स्लज भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, थोड़ा सा गैस भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जो कि बेसिकली माइनिंग, एग्रीकल्चर, कम्युनिटी एक्ट, हाउस होल्ड एक्ट्स, इन सभी के थ्रू हमको देखने मिलता है। तो ये बेसिकली बस सॉलिड वेस्ट का कॉन्सेप्ट हमको समझना था और कुछ में कुछ खास नहीं था। इसका सोर्स क्या क्या है? जो घर होते हैं वहाँ पे से सॉलिड वेस्ट हमें देखने मिलता है। हेल्थ एंड मेडिकेयर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिकल पर्पजेज हो गए, तो वहाँ से हमको देखने मिलेगा। होटल में और केटरिंग के पर्पजेज में, जहाँ पार्टी वार्टी होती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ से देखने मिलेगा कि हमको सॉलिड वेस्ट हर रोज़ जनरेट होता है।
एयर या फिर रेल ट्रैवल यानी कि जो एरोप्लेन्स के थ्रू या फिर जो है रेलवेज के थ्रू जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसके थ्रू भी ये दिक्कतें होती हैं सॉलिड वेस्ट की। एक एग्जांपल सॉलिड वेस्ट का जो कि बहुत बड़ा हो गया है आज के ज़माने में, वो प्लास्टिक पॉल्यूशन का है, प्लास्टिक वेस्ट का है। तो दिस इज़ अ वेरी मेजर कंसर्न फॉर एवरी ऑफ द कम्युनिटी एंड एवरी ऑफ द वर्ल्ड, एवरी ऑफ द कंट्री इन आवर वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं? पहली बात देखिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन सॉलिड वेस्ट एक टाइप है। अब हम लोग सॉलिड वेस्ट को समझ रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग प्लास्टिक पॉल्यूशन को पहले समझेंगे। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन के थ्रू इफेक्ट्स क्या क्या आए हैं? सबसे पहली बात तो जहाँ प्लास्टिक फेंका जाता है वो लैंड पूरा का पूरा अनहाइजीनिक हो जाता है, वहाँ पर जो है पूरा पूरा गंदगी दिखती रहती है हर जगह। तो दैट इज़ वेरी अनहाइजीनिक एंड दैट कैन कॉज सेवरल डिजीजेस। ओके, प्लास्टिक जो है रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी कॉज करता है अगर इसको कंज्यूम कर ले ह्यूमन या फिर एनिमल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम मतलब कि रिप्रोडक्शन में दिक्कतें। ठीक है, कार्सिनोजेनिक होता है ये प्लास्टिक, क्यों? कैंसर कॉजिंग होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। तो ये कैंसर कॉजिंग कैसे होता है? तो मैं बता दूं आपको कि ये जो प्लास्टिक है जब इसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक प्रोडक्ट ये निकालता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे प्लास्टिक, जिसका नाम होता है डाइऑक्सिन। और ये डाइऑक्सिन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है ना, एज अ वेस्ट निकलता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तो ये डाइऑक्सिन जो है बेसिकली कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग होता है। ठीक है, तो ये दिक्कतें करता है। उसके बाद जब इसको जलाया जाता है तो किसी भी टाइप के प्लास्टिक को या फिर एक टाइप का स्पेशल प्लास्टिक है जिसको पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको आपने पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड को जब जलाया जाता है तो ये डाइऑक्सिन और फ्यूरान दोनों छोड़ता है, सिर्फ डाइऑक्सिन ही नहीं, डाइऑक्सिन और फ्यूरान दोनों छोड़ता है। तो ये एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन भी कॉज करता है एंड दिस इज वेरी टॉक्सिक। सिमिलरली जब डाइऑक्सिन निकलता है और इसको ह्यूमन कंज्यूम कर लेते हैं, तो अगर मदर कंज्यूम कर रही है तो वो अपने बच्चे को थ्रू ब्रेस्ट मिल्क भी ट्रांसफर कर देती है, तो बच्चे को भी जो है ये कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉजिंग डाइऑक्सिन ट्रांसफर हो जाता है। इसी के साथ साथ जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर प्लास्टिक बैग्स में आप खाना पैक करके देते हो तो प्लास्टिक बैग्स के जो डाइज होते हैं, जो कि डाइज मिले होते हैं प्लास्टिक बैग्स में, वो डाइज जो हैं वो जो कलर होता है वो उस फूड स्टफ में ट्रांसफर हो जाता है। तो फूड स्टफ को वो कॉन्टेमिनेट करता है, उसको पॉल्यूट करता है, और कुछ पैथोजेंस यानी कि कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं प्लास्टिक से फूड स्टफ में। ठीक है, अगर हम लोग प्लास्टिक बैग्स को केयरलेसली डिस्पोज करें, केयरलेसली डिस्पोज करने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग प्लास्टिक बैग्स को ऐसे ही फेंक देते हैं किसी नाले में, ठीक है, तो और या फिर सॉइल पे फेंक देते हैं, तो वो सॉइल, जैसे मान लीजिए सॉइल है, ठीक है, ये हमारा सॉइल है, ये लैंड है, लैंड के ऊपर हमने प्लास्टिक बैग ऐसे फेंक दिया, तो अगर अब इसके ऊपर पानी आता है, ठीक है, तो ये पानी जो है ये इसके अंदर नहीं पहुंच सकता क्योंकि प्लास्टिक ने इसको रोक के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पोरोसिटी ऑफ सॉइल को ब्लॉक करता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को रोकता है। और अगर ये नाले में पहुंच गया प्लास्टिक, यहाँ पे मान लीजिए नाले में प्लास्टिक मौजूद है, तो यहाँ का पानी जो है यहाँ नहीं जा पाता, तो ये क्या करता है, ये चोक कर देता है ड्रेन को। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम दैट द एरा इज फेसिंग। उसके बाद ये सॉइल, अगर ये सॉइल के अंदर मिल जाए तो ये सॉइल की माइक्रोब एक्टिविटी, जो कि अर्थवॉर्म होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, नेमाटोड्स होते हैं, ये सब जितनी भी चीज़ें करते हैं सॉइल की, सॉइल को इनरिच करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर से, उसको डिटरेट कर देता है ये प्लास्टिक और सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। और जब एनिमल्स इसको कंज्यूम करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि एनिमल्स के अंदर वो चोकिंग कर देता है। ठीक है, उसके प्रोसेसेस स्लो डाउन हो जाते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज लाता है, जैसे कि हैजा हो गया, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, जितने भी वाटर बॉर्न डिजीज हैं, तो उस क्योंकि प्लास्टिक जब पानी में जाएगा तो वहाँ पे अपने जो है टॉक्सिक चीज़ें छोड़ेगा जो भी उसके अंदर है, डिग्रेड तो होता नहीं जल्दी, बड़ा जल्दी किस्म का मटेरियल होता है ये, तो ये वहाँ पे पानी के थ्रू जो डिजीज आती हैं वो वहाँ पर हमको देखने मिलेंगे, कॉलेरा भी देखने मिलता है। अब इसके लिए एक इलाज ये है कि इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जाए, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है अपने इस आज के एरा की। कितने टाइप के सॉलिड वेस्ट हैं, ये तो प्लास्टिक के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो 3 टाइप के सॉलिड वेस्ट हैं, एक है म्युनिसिपल वेस्ट, एक है हजार्डस वेस्ट और एक है हॉस्पिटल वेस्ट। तो हॉस्पिटल वेस्ट भी होता है एक, तीनों एक एक करके पढ़ते हैं। तो म्युनिसिपल वेस्ट में आपको बेसिकली वो वेस्ट देखने मिलेगा जो कि म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट करती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू, जैसे कि हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन में कुछ कचरा पड़ा रहा तो उससे जो वेस्ट निकलता है, जो स्ट्रीट के थ्रू वेस्ट आता है, तो दिस इज ऑल कॉल्ड म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक है, अब ये म्युनिसिपल वेस्ट आज के ज़माने में बढ़ रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा आएंगे, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी उनकी नीड बढ़ेगी, उनकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, तो सॉलिड वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ही होगा। अब इसमें से जो ज़्यादातर वेस्ट है वो कलेक्ट ही नहीं हो पाता, ठीक है, कलेक्ट नहीं हो पाता, और जो कलेक्ट होता है उसको ऐसे लैंडफिल में डाल देते हैं जो कि सैनिटरी नहीं होता। सैनिटरी लैंडफिल से मतलब है कि ऐसा लैंडफिल जैसे कि ये गड्ढा खोद दिया, गड्ढे के अंदर सारा का सारा सॉलिड वेस्ट डाल दिया, ठीक है, अब क्योंकि गड्ढे के अंदर डाल दिया है तो जो सॉइल है उसके अंदर ये जो कचरा पड़ा हुआ है वो कचड़े का मटेरियल जो है वो ग्राउंड वाटर के अंदर
पहुंचने लग जाता है सीप करते करते सॉइल के थ्रू। तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर लीचिंग, और ये लीचिंग जो है ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है। तो ये सैनिटरी लैंडफिल नहीं हुआ, इसके थ्रू तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है। तो लैक ऑफ सैनिटरी लैंडफिल इज अ मेजर कंसर्न एंड दिस इज अ वेरी बिग टर्न ऑफ फॉर सॉलिड वेस्ट। फिर कंज्यूमरिज्म आज बढ़ गया है, यानी कि उपभोक्तावाद, यानी कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि उनका सैलरी बढ़ रहा है, उनका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि कैंस का इस्तेमाल बढ़ गया है, प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ गया है पैकेजिंग के लिए, और भी बाकी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो बढ़ने लग गया है कंज्यूमरिज्म की वजह से। तो म्यूनिसिपल वेस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसको कलेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पे। बेसिकली 25% ही वेस्ट हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं। अब हजार्डियस वेस्ट भी आ गया। हजार्डस वेस्ट वो होता है जो कि हमारे लिए टॉक्सिक है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ह्यूमन बॉडी को एज अ होल। तो इसमें क्या है कि आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट बेसिकली देखने मिलेगा, जो इंडस्ट्रीज से और हॉस्पिटल से निकलता है। इनकी बुरी बात यह है कि ये कोरोसिव होते हैं, अगर स्किन पे पड़ जाए तो स्किन पूरी जला के रख सकते हैं। एक्सप्लोजिव होते हैं, फट भी सकते हैं। इन्फ्लेमेबल होते हैं हाईली, मतलब कि जल भी सकते हैं। बेसिकली कुछ स्टेट्स है जहाँ पे हजार्डस वेस्ट ज़्यादा देखने मिलते हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, तमिलनाडु हो गया। अब इन हजार्डस वेस्ट में कुछ एग्जांपल देख लें जो कि हमको हाउस होल्ड से ही देखने मिलते हैं, यानी कि घर से ही हमको कुछ हजार्डस वेस्ट देखने मिलते हैं जो घर से निकलते हैं। तो वो ओल्ड बैटरीज हो गए, शू पॉलिश हो गए, पेंट्स हो गए, बॉटल हो गए, ये सब हजार्डस वेस्ट में आते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो प्रोड्यूस करता है उसमें केमिकल वेस्ट होता है, मेटल के रूप में कुछ वेस्ट निकलते हैं, पेस्टिसाइड के रूप में, रबर गुड्स के रूप में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हजार्डस वेस्ट। और जो मरकरी है और जो साइनाइड है, अगर इनसे किसी तरीके से आपका एक्सपोजर हो गया तो ये आपके लिए जीवन को खत्म भी कर सकते हैं। दे कैन बी प्रूविंग वेरी वेरी फेटल टू यू, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया म्युनिसिपल वेस्ट क्या है, हजार्डस वेस्ट क्या है। अब हम लोग जानते हैं हॉस्पिटल वेस्ट के बारे में। तो हॉस्पिटल वेस्ट जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये हॉस्पिटल से निकलता होगा जहाँ पर इलाज चलता है। तो इलाज जहाँ चलेगा वहाँ किस टाइप का आपको वेस्ट देखने मिलेगा? जाहिर सी बात है, सिरिंज देखने मिल जाएंगे, बैंडेज देखने मिल जाएंगे, बॉडी फ्लूइड होगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा, मेडिसिन होंगे, स्वैब होगा जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया होगा, उनको फेंक दिया गया होगा। तो इसी टाइप के वेस्ट को हम लोग हॉस्पिटल वेस्ट बोलते हैं। अब ये खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हजार्डस होते हैं और इन्फेक्शियस हो सकते हैं, कि ये किसी और में बीमारी फैला सकते हैं। इसके लिए इंडिया का बहुत पुअर मैनेजमेंट है, ठीक है। इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो इनमें आपको फॉर्मेल्डिहाइड देखने मिलेगा, फिनॉल देखने मिलेगा जो कि बेसिकली एज अ डिसइंफेक्टेंट हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होते हैं। मरकरी देखने मिलेगा जो कि थर्मोमीटर में इस्तेमाल होते हैं। तो मरकरी अभी हम पढ़ के आए हैं कि मरकरी कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर ये पानी में मिल जाए। मिथाइल मरकरी फॉर्म कर देगा, मिनामाटा डिसीज कॉज कर देता है। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं वाटर पॉल्यूशन में, ठीक है। अब इंडिया के लिए लेकर के इसका पुअर मैनेजमेंट हॉस्पिटल वेस्ट का, तो इंडिया में एक रूल बनाया गया, बायोमेडिकल वेस्ट रूल, जो कि 1998 में फॉर्म किया गया था। इसके थ्रू ये बोला गया है कि किस तरीके से अलग करना है बायोमेडिकल वेस्ट को, हॉस्पिटल वेस्ट को, किस तरीके से कलेक्ट करना है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है, उसको डिस्पोज किस तरीके से करना है। इसमें काफ़ी प्रोसीजर बताए गए हैं, उनको फॉलो किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब था इसको लेकर के। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है और डिस्पोज किया जाता है सॉलिड वेस्ट को। तो ओपन डंप्स मतलब कि ऐसे ही किसी लैंड एरिया पर जो है सॉलिड वेस्ट ऐसे डाल दिया गया, ठीक है। तो इससे कुछ काफ़ी दिक्कतें होती हैं। क्या होता है, अगर आप ऐसे ही वेस्ट डाल दोगे तो ग्राउंड वाटर लीचिंग होगा पहली बात तो, ठीक है। सारा का सारा टॉक्सिक चीज़ जो है ग्राउंड वाटर में जाएगा, तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होगा। साथ ही साथ ये रैट्स, फ्लाइज और जो मधुमक्खियाँ बोल रहा हूँ मैं, जो हाउस फ्लाइज होती हैं, इनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है। तो यहाँ पर ये बच्चे पैदा करते हैं और इनका ज़्यादा और जो है ये सब चीज़ें पैदा निकलती रहती हैं। रैट बढ़ते रहते हैं जनसंख्या में, हाउस फ्लाइज बढ़ते रहते हैं, और वो यहाँ का जो वेस्ट है वो ले जा करके दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, एज अ वेक्टर काम करते हैं। तो ये कुल मिला करके जो है आसपास के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, ठीक है। गैस इसमें से फाउल गैस निकलती है, फाउल स्मेल की गैस निकलती है। तो दिस इज ऑल अ वेरी हार्मफुल थिंग दैट इज अकरिंग। फिर लैंडफिल होते हैं। लैंडफिल अभी हम पढ़ के आए थे यहाँ पे पीछे, कि लैंडफिल में एक गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढे में पूरा पूरा सॉलिड वेस्ट डाल दिया जाता है। तो बेसिकली जो नॉर्मल लैंडफिल जो हम लोग इंडिया में बनाते हैं उसमें ये सॉइल के थ्रू जो है सीप करते हुए ग्राउंड वाटर को लीच करके, ग्राउंड वाटर में लीच करके ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है, ये लैंडफिल के प्रोसेस के थ्रू। सैनिटरी लैंडफिल एक होता है। सैनिटरी लैंडफिल हम लोग क्या करते हैं कि जो गड्ढा खोदते हैं उसके ऊपर एक कवर लगा देते हैं। गड्ढा जैसे खुदा, तो गड्ढे की जो ऊपरी तहत है ना, ये जो लेयर है गड्ढे पे, ऊपरी लेयर पे, तो एक गड्ढा जो है गड्ढे के ऊपर ये जो ऊपरी लेयर है इसके ऊपर हम लोग सीमेंटिंग कर देते हैं, या फिर इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर टाइप का कुछ चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसकी एक तरीके से इस तरीके से लाइनिंग बना देते हैं जिसके थ्रू अब ये जो है इसके अंदर अगर हम लोग को सॉलिड वेस्ट डालें तो इसके थ्रू लीचिंग नहीं हो पाएगी। जब लीचिंग नहीं हो पाएगी तो आपको पता ही है ग्राउंड वाटर पॉल्यूट नहीं होगा। तो इस टाइप की जो चीज़ होती है इसको हम लोग सैनिटरी लैंडफिल बोलते हैं, ठीक है। फिर एक आता है इंसिनरेशन प्लांट। तो इंसिनरेशन प्लांट क्या होता है कि बेसिकली इंसिनरेशन प्लांट का मतलब है कि जो भी वेस्ट आया सॉलिड वेस्ट उसको जला दो। तो ये उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है
जहाँ पर वो सॉलिड वेस्ट जो है रिसाइकल ना किया जा सके, क्योंकि जब इसको जलाया भी जाता है सॉलिड वेस्ट को तो उससे ऐसा ऐश और ऐसा एयर पॉल्यूशन होता है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो इंसिनरेशन प्लांट एक लास्ट रिजॉर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि जब किसी चीज़ को जलाना है तो, क्योंकि उससे एयर पॉल्यूशन तो अल्टीमेटली होना ही होना है, लेकिन उसी चीज़ को जलाया जाए जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अगर नेचर में बच गया तो बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा देगा, तो उसको इंसिनरेशन प्लांट में जला दिया जाता है। फिर आता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है चीज़ों को जलाया जाता है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब चीज़ों को जलाया जाता है, जो सॉलिड वेस्ट है उसको जलाया जाएगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब क्या होगा कि जब चीज़ वो जो सॉलिड वेस्ट जला है तो वो सॉलिड वेस्ट खुद से कोई गैस निकालेगा, ठीक है, खुद से कोई फ्लूइड निकालेगा, ठीक है, यानी कि पानी निकालेगा, लिक्विड निकालेगा। तो इन दोनों को हम लोग एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर लेते हैं अपने वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, और वेरियस काम में ला लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि वेस्ट का वेस्ट खत्म हो गया और साथ ही साथ हमको कोई चीज़ मिल भी जा रही है यूज़ करने को कंबशन के थ्रू इसके। तो दिस इज कॉल्ड पायरोलिसिस। फिर एक आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोद के कोई चीज़ उसमें डाल देते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट है और उसके बाद गड्ढे को बंद कर देते हैं, ठीक है। लैंडफिल में भी हम लोग गड्ढे को बंद कर देते थे टाइम टू टाइम, लेकिन क्या करते थे कि उसकी वजह से ग्राउंड वाटर लीचिंग होता था। लेकिन यहाँ ग्राउंड वाटर लीचिंग का सवाल नहीं है, क्योंकि कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि एक टाइम के बाद जो है डिकम्पोज हो जाता है और सॉइल में मिल जाता है और ये सॉइल के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। वर्मी कल्चर में क्या होता है, ये भी कंपोस्टिंग की तरह है, पर इसमें हम लोग अर्थवॉर्म डाल देते हैं, जो बाहर से अर्थवॉर्म लाए और बाहर से अर्थवॉर्म जा करके इस ऑर्गेनिक मैटर में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो ये जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है उसको वो तेज बना देता है। पर तो वो जो, क्योंकि हम लोग इसको वॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं, अर्थवॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं, तो इसको हम लोग वर्मी कल्चर बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो है कंपोस्टिंग से थोड़ा फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थवॉर्म भी जो है काम में लग जाते हैं। और कंपोस्टिंग में क्या होता है, कंपोस्टिंग में काम में कौन लगता है, बैक्टीरिया और फंगी लगते हैं। तो कंपोस्टिंग में उस तरीके से जो है उतनी तेज़ी से जो है हमारा ऑर्गेनिक मैटर तैयार नहीं हो पाता, ऑर्गेनिक मेन्योर तैयार नहीं हो पाता ऑर्गेनिक मैटर से। 4R का इस्तेमाल करना है, रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल। तो ये चारों चीज़ें तो बहुत बेसिक चीज़ थी, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रीट किया जाता है और डिस्पोज किया जाता है सॉलिड वेस्ट को। इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप इन 8 चीज़ों को याद कर लीजिए और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल, ये एक नई चीज़ निकल के आई कि कुछ कुछ एरिया जहाँ पर वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वहाँ पर उनको मिनिमाइज करने के लिए वेस्ट को कुछ प्रावधान निकाले गए, प्रोविजंस निकाले गए। तो उस प्रोविजन में ही एक का नाम था वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं जो कि स्मॉल और मीडियम टाइप के होते हैं, वहाँ पर वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए ये वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। इसको असिस्ट करता है ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड बैंक। इंडिया में जो नोडल मिनिस्ट्री इसके लिए काम करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, MOEF, ठीक है। और इसको MOEF को असिस्ट करता है दिल्ली में नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी है इसका इम्फेसिस कहाँ पर है, तो ये पॉलिसी कहती है कि लोगों को एडुकेट किया जाए कि किस तरीके से जो वो सॉलिड वेस्ट फेंक रहे हैं और उससे जो इन्वायरमेंटल रिस्क हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से इकोनॉमिक और हेल्थ डेंजर वो सब डेवलप हो रहा है, किस तरीके से हमारे रिसोर्स डिग्रेड हो रहे हैं जो हमारे धरती में हैं, और किस तरीके से जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनका रोल कैसे इंक्रीज किया जाए वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल में, ताकि वेस्ट को मिनिमाइज किया जा सके, उसके लिए बात की गई है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। From the next video we will study about plastic pollution, thermal pollution and this and all. So if you like this video, just give it a thumbs up and subscribe to our channel. Don't forget to comment in the comment box. So let's meet in the next video, friends. Thank you.